आम आदमी उससे मुतासर हो रहा है। तो ये एक इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसमें आप ना सिर्फ ये कि प्राइवेट हस्पतालों से अपने इलाज करा सकते हैं, अपनी तसल्ली के डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं, और उसके बाद ये है कि आपको फ़ायदा ये होगा कि इससे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बनने शुरू होंगे, और सरकारी अस्पतालों की भी जो हालत है वो बेहतर होगी क्योंकि उनके पास फ़ंड्स आएंगे। लिहाजा सिंध हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर ये जो मंसूबा है सेहत कार्ड का, इसको सिंध में शुरू करे, जिस तरह के पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ने शुरू किया है, और अब बलूचिस्तान शुरू करने जा रहा है। तो सिंध सिर्फ वाहिद सूबा होगा जहाँ के शहरी इस सहूलत से फ़ायदा नहीं अपना रहे होंगे। इसी तरीके से जो हमारा राशन कार्ड है, राशन कंसेशन है, वो भी सिंध उसमें जो है वो हिस्सा नहीं ले रहा, और 30% रियायत जो कि आटे, घी और दाल पे है, वो भी सिंध के शहरियों को सिर्फ मैसर नहीं होगी, बाकी पूरे पाकिस्तान में मैसर होगी। सो मुझे नहीं समझ आती कि मुराद अली शाह साहब जो हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के लोगों से किस चीज़ का बदला लेना चाह रही है। एक अमूमी सूरत हाल जो है वैसे उसमें बेहतरी आ रही है। आपने देखा है कि जो इस वक्त जो हमारा फाइनेंस एक्ट में जो तरमीमी बिल है, मनी बिल, वो असम्बली में आ गया है। इंशाल्लाह ये 15 से 20 जनवरी के दरमियान उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा, और उसके नतीजे में जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो दोबारा हमें मिल जाएगा। आईएमएफ के प्रोग्राम का मतलब ये है कि $1 अरब जो है वो उधर से आईएमएफ से तो आना ही आना है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी आपकी मिलने हैं आपको बाकी स्ट्रीम्स, वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, और आपका एक तो रुपया पहले ही आपने देखा है कि स्टेबल हो रहा है, इससे मज़ीद जो है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। महंगाई में भी इस वक्त आलमी में पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, वो जो कीमतें बढ़ी हैं वो बैनुल-अक़वामी मंडी की वजह से बढ़ी हैं। लिहाजा अगर तेल की कीमत जो है वो बढ़ी है तो वो बाहर से हमारा आता है। इसी तरह से जो घी है बाहर से मंगवाते हैं, दालें जो हैं बढ़ी थी उनमें अब तो बेहतरी आ रही है, लेकिन वो भी जो है वो बाहर से, हम न्यूजीलैंड से दालें मंगवाते हैं। चूँकि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस नहीं किया गया तो तमाम इसमें दूसरा साल है जबकि अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर पे फोकस वापस आया है। 5 बड़ी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, और उसकी वजह से 1100 अरब रुपया जो हमारे दही इलाके हैं, फार्मर है, उनको मिला है। और इसी तरह से इंडस्ट्री जो है उसको तकरीबन आप देखिए कि पाकिस्तान की 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए का प्रॉफिट इस साल जो है वो शो किया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि सारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनके प्रॉफिट्स में 33% से लेकर 40% तक इजाफा हुआ है। और मीडिया पे जब मैं शोर सुनता हूँ कि बहुत महंगाई है तो मुझे ये एहसास है कि जहाँ इतना प्रॉफिट तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने कमाया है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। जब वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब भी किया था, उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों ने इतने जब प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो आप अपने लोगों की तनख्वाहों में भी इजाफा करें। वैसे तो खैर मुझे यहाँ मीडिया के ऊपर ये भी मुझे अफसोस है कि जो आपकी ज़्यादातर वर्कर्स यूनियन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मालिकान ही चला रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ से भी कोई ख़ास आवाज़ नहीं आती कि यहाँ पे जो है इतना आपने अगर प्रॉफिट कमाया है तो उसको अपने जो कैमरामैन हैं, अपने जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनको भी जो है वो दें। इस तरह से जो वर्कर्स, हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, हमारे जो प्राइवेट शोबों में काम करने वाले लोग हैं, उनको तनख्वाहें उनकी नहीं बढ़ाई जा रही हैं। हुकूमत ने अपने तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा किया है, लेकिन जब तक वो प्राइवेट सेक्टर जिसने इतना पैसा कमाया है वो पैसा नीचे नहीं करेगा तो हर हुकूमत, हर चीज़ के ऊपर हुकूमत को तो ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर 100 कंपनियां जो हैं उन्होंने 929 अरब रुपया हिस्टोरिक प्रॉफिट कमाया है, ख़ुद जिसमें मैं देखता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो अपनी कंपनी है वो यहाँ पे हुकूमत पे तनकीद करते हैं, लेकिन कैंडी लैंड का जो अपना प्रॉफिट है वो इस वक्त हिस्टोरिक है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने कभी नहीं कमाया, और उन्होंने क्या किया कि इतना प्रॉफिट कमाने के बाद जो अपनी जो 5 टॉफ़ियों से उन्होंने पैकेट में 4 टॉफ़ियाँ कर दी, तो इनकी भूख पता नहीं कब ख़त्म होगी। सो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक तो मिफ्ता साहब को और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना प्रॉफिट वो कमा सके पीटीआई की हुकूमत में, और इसी तरीके से जो बाकी कंपनियां हैं उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए हैं, मीडिया हाउसेस ने प्रॉफिट्स कमाए हैं। सो मैं अपील करूंगा कि आप अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करें ताकि उनको महंगाई का बोझ जो है उनको कुछ कम लगे।
दूसरी तरफ हमने सेहत का ख़र्चा पूरे पाकिस्तान से लोगों के बजट से हटा लिया। उसके बाद हमने जो राशन में महंगाई हुई वो भी हमने 30% जो है वो वहाँ पे कंसेशन दे दी। इसके साथ साथ जो रिवाइवल हुई है पाकिस्तान में इंडस्ट्री की, जो रिवाइवल हुई है एग्रीकल्चर की, उसके नतीजे में पाकिस्तान में 5% ग्रोथ रेट है। अब देखिए पूरी दुनिया इस वक्त दोबारा कोरोना में शिकार बनी है। ऐसी वबा 100 साल में एक बार आती है, लेकिन जिस भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने इस वबा का मुकाबला किया, अल्लाह ताला की रहमत इसमें हमारे शामिल हाल रही। और आज देखिए अमेरिका में सिर्फ पिछले हफ्ते 2500 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल करनी पड़ी इनको कोरोना की वजह से। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। और आगे अगरचे हमें एहतियात करनी होगी और चीज़ें बेहतर करनी होगी, लेकिन हमने जो जो टारगेट सेट किए, वैक्सीनेशन का टारगेट सेट किया, $2 बिलियन की हमने वैक्सीन मंगवा के मुफ्त लोगों को लगाई। इसके साथ हमने जो इंतज़ामात किए उसके नतीजे में पाकिस्तान ने कोरोना का बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मुकाबला किया। पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो वापस आ रहा है। ये जो ही IMF का आपका साइन होता है उसके बाद पाकिस्तान में तमाम जो हमारी जो इमीडिएट वरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो फौरी तौर के ऊपर मुश्किलात हैं उनमें कमी आ जाएगी। आलमी मार्केट में एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ रही हैं, उनका फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा। कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, उनका फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा। और इंशाल्लाह ये साल पाकिस्तान के इस्तेहकाम का साल होगा। अच्छा साहब, इत्तेहादी आपसे बहुत नाराज़ हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं। कौन आपकी से? हुकूमत का फ्यूचर MQM में और दूसरी जमात ये आपको किसने कहा? सामने उनकी बातें आ रही हैं, सब खालिद मकबूल हैं, सब बोल रहे हैं सारे कि वो हमारे आपसे साथ हैं। नाराज़ हैं। आपके इजलास में वफाकी काबीना में भी उन्होंने एतराज़ उठाए थे कि मिनी बजट से लोगों को नुकसान होगा। पहली बात तो यह है कि किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। MKM हो, PMLQ हो, उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है। कैबिनेट में 2 वज़ीर उनके हैं, 2 वज़ीर इनके हैं। उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है। और ये बजट ये जो हमने फाइनेंस बिल लेके आए हैं इसमें कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है जिसकी मुखालफत की जाए। जो लोग कहते हैं कि स्टेट बैंक को आज़ाद नहीं होना चाहिए, ये वो लोग हैं, जब इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान का तो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक इसहाक डार की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। इस तरह के इदारे नहीं हमें चाहिए, हमें मजबूत इदारे चाहिए। पाकिस्तान का जो हमारी तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें आज़ाद और इंडिपेंडेंट इदारे चाहिए। और स्टेट बैंक का इंडिपेंडेंट होना, आज़ाद होना पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान की मईशत के मफाद में है। और इसके ऊपर तमाम जमातें जो हैं वो हमारे साथ हैं। इसी तरीके से जो टैक्स रजीम में अगर शामिल हो रही हैं कंपनियां तो बड़ी अच्छी बात है। और इसमें भी तमाम पाकिस्तान का फ़ायदा है कि इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंट हो। और इत्तेहादी भी साथ हैं हमारे और सारी पार्टी भी मुतहद है। अच्छा सर, ये बताइएगा प्रोसिक्यूशन की सतह पर नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत कुछ सोच रही है या कुछ कर रही है? देखिए नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए हमने एक तो अटॉर्नी जनरल साहब को उस दिन हदायत की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जो शहबाज शरीफ साहब का मामला था वफाकी हुकूमत, उसमें अगरचे मेरी राय में तो अगर मोटरसाइकिल किसी का चोरी होता है ना तो सारे बहुओं बेटियों को भी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं कि पहले मुलज़म पेश करो। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें। अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूँकि कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। अच्छा, तो आप जाएंगे फवाद चौधरी साहब, आप शहबाज शरीफ के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे? जी, हम अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है कि वो इस मुकदमे को, इस मुद्दे को उठाएं और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आएँ और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा फराद साहब, हमने देखा जब पनामा केस आया था तो आप लोग बहुत आगे थे, कोर्ट में भी गए, आपने वो मुकदमा लड़ा, उसमें अपना से डाला। लेकिन पनामा केस में लगता है कि आप लोग पर्सनल हुए हैं। पनामा केस में बहुत सारे लोगों के नाम थे, बाकी लोगों के नाम आप लोग इतनी तेज़ी से, अभी पंडोरा बॉक्स आया, आप लोग उनके खिलाफ भी ना कर सके, तो ये पर्सनल केस ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बाकी लोगों को अभी तक किसको नहीं। दूसरा ये कि आप लोग अभी तक जितना भी कोई भी बुरी चीज़ होती है कि महंगाई एक्सपाइजेड, आप कहते हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से ये हो रहा है,
तो ये कितना साल का आपको अर्सा दरकार है कि जिसके बाद आप कह सकें 20 साल बाद कि हमने 20 साल हुकूमत कर ली, अब जो कुछ होगा वो हमारी हुकूमत की सही बात है, आपकी बात दुरुस्त है। मैं आखिरी से शुरू कर लेता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये नहीं हो सकता कि एक 30 साल के जो इक़दामात उन्होंने किए उसको आप कहें कि 3 सालों में आप हर चीज़ जन्नत बना दें। अब आप बताएं, आपने अपनी इंडस्ट्री तबाह कर ली 2000। आप इसलिए आप अंदाज़ा लगा लें कि 1947 से लेके 2008 तक हमारा कुल जो कर्ज़ था वो 6 ट्रिलियन था, जिसमें हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने गवादर ख़रीद लिया, हमने पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी कर दी, हमने अपनी नेवल बेसिस बना ली, हमने मोटरवेज़ भी बना ली, और ये सारे काम हमने 6 ट्रिलियन में किए 1947 से लेके 2008 तक। जब नवाज़ शरीफ साहब ने, आसफ जरदारी साहब ने कदम रखा सदर के तौर के ऊपर, उस वक़्त हमारा कर्ज़ा 6 ट्रिलियन रुपए था। जब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनसे जान छुटी है और वो बाहर गए, ये अपना फ़ारग हुए हैं 2018 में, हमारा कर्ज़ा 27 ट्रिलियन था। यानी 1947 से लेके 2008 तक आपने 6 ट्रिलियन कर्ज़ा लिया, और 2008 से लेके 2018 तक आपने 23 ट्रिलियन कर्ज़ा ले लिया। तो इस 23 ट्रिलियन में आपने बनाया क्या, आपने किया क्या? तो जब आप इतने बड़ा डैमेज कर जाएं तो अगली हुकूमत को आके आप कहें कि नहीं आप पिछली का जिक्र ही ना करें, 2 साल में आप अपना बता दें, ये तो नहीं हो सकता। आप कंपैरिजन ही करेंगे ना कौन कहाँ पे खड़ा है। तो ये कंपैरिजन आप देख लें, हमने इंडस्ट्री को रिवाइव किया, हमने एग्रीकल्चर को रिवाइव किया, हमने कंस्ट्रक्शन को रिवाइव किया, और इससे मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो वापस आई। फिर आप देखिए 32 अरब डॉलर कर्ज़ा जो है वो हम वापस कर चुके हैं, और अभी हमने तकरीबन इतना ही कर्ज़ा 55 बिलियन डॉलर हमने 5 साल में वापस करने हैं। जिस हुकूमत ने 55 बिलियन डॉलर वापस करने हो, मुझे बताएं आप वो यहाँ पे इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? और इसके बावजूद हमने पूरी इंडस्ट्री को और तमाम जो मुल्क है उसको अपने पाँव के ऊपर तो खड़ा। ऐसा भी बताइएगा कि अगर आप जिस तरह से बिल, फाइनेंस बिल आया है IMF के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि जो स्टेट बैंक की ऑटोनमस है बॉडी वो अफेक्ट होगी, और जो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे या फाइनेंशियल जो भी मामला होंगे वो आप इंडिपेंडेंटली हो सकते देख सकते हैं? क्योंकि IMF के अंदर तो जो है वो और वर्ल्ड बैंक में भी इंडियंस काफ़ी हैं, तो फिर आप फ्यूचर में किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के फाइनेंशियल फ्यूचर? देखिए इसमें कोई इशू नहीं है। फाइनेंस जो स्टेट बैंक का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, स्टेट बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुकूमत ने अपॉइंट करना है। ये स्टेट बैंक ये नहीं हो गया कि कोई हमने IMF को गिरवी कर दिया है। स्टेट बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुकूमत पाकिस्तान ने लगाना है, और इसमें हमने पिछले जो 3 साल हैं इसमें 1 रुपया भी स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लिया। ये सबसे आसान होता था पहले कि आप फ़ोन उठा के कहते हैं स्टेट बैंक को, कहते हैं इतने नोट छाप दें, वो नोट छाप देते थे, जिस तरह से नवाज शरीफ ने किया या इसहाक डार ने किया। इसहाक डार ने ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो छपवाए, जिससे आज हमारी मईशत बैठ गई। सो आप कभी भी ये नहीं करते कि इदारों को इतना जो है वो महकूम बना लें कि वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के अहल ही नहीं रहा। हम इंडिपेंडेंट इदारों पे बिलीव करते हैं, और स्टेट बैंक की आज़ादी जो है वो पाकिस्तान के मफाद में। लास्ट अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, आलमी मंडी में पेट्रोल की जो कीमत है वो तो कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, तो ये कहाँ जाके आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है वो स्टॉप कर दी जाएगी? ये तो आलमी मंडी में जब कीमतें कम होती हैं, यहाँ पे पिछले महीने 5 रुपये कम हुई थी, कल जब बढ़ी है तो 4 रुपये ऊपर गई है। सो अब ये जो फ्लक्चुएशन है, ये ओगरा इंडिपेंडेंट इदारा है, वो फैसला करता है। जब ऊपर जा रही होती है वो बढ़ाते हैं। मसला ये है कि जब ऊपर जाती है तो मीडिया में ख़बर फ्रंट पेज के ऊपर हेडलाइन लगती है, जब आप कम करते हैं तो पीछे छोटी सी खबर लगती है। ये मसला है, इसीलिए आपको भी नहीं पता कि कम हुई कब हुई और ऊपर कब बढ़ी। एक अहम इशू है सिंध में यूरिया का प्रॉब्लम है। हर जगह यूरिया मामला होगा तो कंपनीज वफाक के अंदर, तो ये प्रॉब्लम हल कैसे होगा? हर जगह यूरिया का प्रॉब्लम है, पंजाब में भी प्रॉब्लम है। देखें इस वक्त दुनिया में मसला ये है कि दुनिया में इस वक्त यूरिया की कीमत जो है वो 10,000 रुपये बैग है। पाकिस्तान में इस वक्त 2,000 रुपये, 1700 से 2,000 रुपये। और मसला यह है कि एक ट्रक भी यूरिया का पाकिस्तान से बाहर जाता है, उसके ऊपर आप 72 से 78 लाख रुपया कमाते हैं। यानी इस वक्त ड्रग्स से भी बड़ा जो स्मगलिंग में पैसा है वो यूरिया में हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग होती है या कुछ होता है, सिंध में सबसे पहले डिमांड बढ़ जाती है। अब हमें नहीं पता कि अचानक क्या हुआ, कितनी डिमांड सिंध में बढ़ गई।
और आपने देखा आज सुबह भी मैं देख रहा था कि कहीं पे जो NLC का ट्रक रोक के जिस तरीके से यहाँ पे जो है वो चीज़ें ली गई। बहरहाल इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी भी ये 1700 से 2000 रुपये में यूरिया मिल रही है, जो दुनिया में इसके करीब भी कहीं नहीं मिल रही। और इस वक्त जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी हाईएस्ट है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा यूरिया जो है वो इस साल पाकिस्तान ने बनाया है, क्योंकि हमने पूरा साल गैस दी है यूरिया की कंपनीज़ को। तो इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर है। इस बार भी क्रॉप्स जो हैं, हमारी जो फसलें हैं वो बम्पर होंगी। थैंक यू।